हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम इडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट कब देख रहे थे, तो इडुटेरिया वॉल्यूम 2 में आज सेट नंबर 6 है। ठीक है, इसको हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल अभियान, देखिए इसका नाम क्या है, आंचल अभियान। तो आंचल अभियान जो अभी हाल ही में शुरू किया है, यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है, महिलाओं को सही दवा और पौष्टिक आहार के लिए, ठीक है, पौष्टिक आहार देने के लिए। अगला, पृथ्वी के केंद्रीय भाग किस तत्व से मिलकर बना है। तो देखिए पृथ्वी के 3 भाग होती है, एक तो ऊपरी, एक बीच में और फिर इसके बीच में। इसका 3 नाम है। जो ऊपर वाला होता है इसको कहा जाता है, जो ऊपरी होता है उसको कहा जाता है क्रस्ट, CRUST। अब बीच में जो होती है उसको मेंटल, ठीक है, और जो सबसे नीचे अंदर होती है उसको कहा जाता है कोर। ठीक है, तो यानी 3 होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि केंद्रीय भाग कोर में किस तत्व से मिलकर बना है। तो देखिए 3 होती है। ऊपर जो होती है क्रस्ट, CRUST, तो क्रस्ट में होती है सियाल, सीमा निफे, सीमा निफे आप पढ़े होंगे। सियाल इसमें होता है सियाल। मेंटल में होते हैं सीमा, मेंटल में सीमा, मेंटल अमा। ठीक है, उसके बाद कोर में होती है निफे का मतलब होता है निकल और फेरस। तो इसमें क्या है, निकल और फेरस है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यह सही है। तो याद हो गया, पृथ्वी में 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे अंदर कोर होती है। ठीक है, वही पूछता क्रस्ट में दोस्तों, तो सियाल जो हमने बोला, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, सियाल, ठीक है, सियाल है। और उसके बाद में आ जाता है आपका सियाल सीमा है, और उसके बाद में सीमा मैग्नीशियम इसमें होता है। ठीक है, और निफे में निकल और फेरस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछ रहा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है या अटलांटिक जो आपका होती है प्रशांत महासागर आर्कटिक महादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। ठीक है, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। अगला एक, न्यूजीलैंड ने फिजी द्वीप समूह में एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ी हुई है। तो देखिए यह रेखा मुख्यतः मतलब जो रेखा है इसको ये 8 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, और यह इसका 4 बार मुख्यतः आप मोड़ देखिएगा, ऐसे मोड़ तो है जैसे कि इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि को निर्धारण करने के लिए इसको मोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका गलत होगा, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर ना मुड़कर पूर्व की ओर मुड़ी है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि रेखा ऊपर से आ रही है तो ऐसे मुड़ गई है। ठीक, तो याद रखना है, बेरिंग सागर में यह पश्चिम की ओर है, लेकिन उत्तरी अक्षांश 75 डिग्री पर यह पूर्व की ओर मुड़ी हुई है। ठीक, अगले कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। संलग्न क्षेत्र, देखिए जैसे कि हम लोग भारत का जब समुद्री तट देखेंगे तो ये समुद्री तट होगा, इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो होता है हमारा टेरिटोरियल सी, जिसको 3 भाग होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो एक होता है टेरिटोरियल जिसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, यानी अपने प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ, प्रादेशिक तो है टेरिटोरियल, यानी जो हमारे तट पर स्थित हो। ठीक है, और एक जो दूर होता है, इससे थोड़ा सा जो दूर होती है उसको हम लोग कहते हैं, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिजिनियस जोन, यानी संलग्न, यानी सटा हुआ है। ठीक है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है लेकिन सटा हुआ है। एक जो लास्ट में होता है यानी ये वाला, ये होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो देखिए ये जो तट वाला होता है ना, जिसको हम लोग टेरिटोरियल कहते हैं, यह 12 नॉटिकल मील, और जो दूसरा होती है 24 नॉटिकल मील, और जो सबसे लास्ट में होती है 200 नॉटिकल मील। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं होती है, तो याद रखना, पहला होती है 12 नॉटिकल मील, दूसरा होता है 24 और लास्ट वाला होती है 200। तो देखिए पहला में जो होती है पूर्ण अधिकार होते हैं, यानी अगर यहाँ पे है तो पूर्ण भारत का अधिकार है। दूसरा जो होगा इसमें साफ सफाई और मतलब साफ सफाई करेगा, सीमा शुल्क वसूल करेगा। मान लीजिए कि इधर से कोई आ रहा है तो यहाँ से भारत वसूल करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जो 200 नॉटिकल मील वाला होता है ना, वहां पे जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है, देखते होंगे कि आप समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है, तो उसके लिए तो यहाँ बोला संलग्न क्षेत्र, यानी संलग्न का मतलब होती है कॉन्टिजिनियस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कॉन्टिजिनियस का हमने क्या बताया 24 नॉटिकल मील, तो याद रखना 24 नॉटिकल मील। अगला है निम्न में से किस द्वीप को
मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए मरकट द्वीप को ही हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अन्य नाम होती है मरकट द्वीप, या इसको हम लोग एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। एमराल्ड आइलैंड मरकट द्वीप का इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, ठीक है, यानी कौन इसमें सही है। पहला है पाक जल संधि, तब पाक कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच, तब पहला हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3, ठीक है। अब हम ऐसे कभी कभी ऑप्शन से भी छांटा जाता है 1 का 3, तो 1 के 3 में ए तो हमारा पूर्णतः कट जाएगा, 3 नंबर, यानी हमारा 3 गो बच रहा है। उसके बाद बोले मलाक्का जल संधि, तब मलाक्की जल संधि जो है यह मलेशिया और सुमात्रा के बीच है, ठीक है। तब मलाक्का अंडमान निकोबार के पास है मुख्यतः, समझिए तो यह मलेशिया और सुमात्रा के बीच हो जाएगा, ठीक है। तब बी का 4, तो अब देखिए बी का 4 किस में है, तब बी का 4 ऑप्शन नंबर 2 गो में, इसमें और इसमें, ठीक है, यानी या तो बी होगा या डी होगा, अगला से समझ में आ जाएगा। अगला है कि हारमुज जल संधि, तो देखिए हारमुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में है, ठीक है, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी, यानी सी के 1 इसमें है, उधर गलत होगा, सी के 1 नहीं होगा, तब तो तिरछा तिरछी होगा। अगला कि बाब उल मंडेव, तो बाब उल मंडेव जो है लाल सागर को अडन की खाड़ी से अलग करता है। यह बहुत पूछता है, पाक जल संधि, मलाक्का जल संधि, हारमुज जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि आप लोग पढ़े होंगे कि यह बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फरवरी 2022 ईस्वी में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखा था, यह बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया था। यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखिए निम्नलिखित में से असत्य पूछ रहा है, तो देखिए पहले पढ़िए कि भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। हमने पढ़ा ना कि 3 होते हैं, पर सबसे होते हैं क्रस्ट, तब होता है मेंटल, तब होता है कोर। कोर सबसे अंदर होता है, यानी केंद्रीय भाग में कोर, ठीक है। तो क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग हुआ, तो ये तो सही है। अगला है कि महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक, जबकि महाद्वीपीय सागरीय भाग में यह छिछला होता है, ठीक। अगला बोल रहा है कि महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः चट्टानों से निर्मित होती है, यह सही है। जो हम लोग महाद्वीप का भूपटल है ना, ग्रेनाइट चट्टान यानी कठोर चट्टान से निर्मित है, यह सही है, ठीक। अगले की महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल घनत्व अधिक होता है, यह गलत है। देखिए महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक नहीं होती है, महासागर का घनत्व अधिक होते हैं, क्योंकि सागर का हम लोग घनत्व का क्या पढ़ते हैं, द्रव्यमान बट आयतन, यानी आयतन जिसका ज्यादा रहेगा उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम रहेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, उल्टा होता है। तो महासागर का जो होती है ना वह घनत्व तो कम होता है, ठीक है, तो याद रखना है घनत्व तो कम होगा। अगला है हमारा अगला यहाँ है कि महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो देखिए यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर आर्थर कॉटन को, ठीक है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था मुख्यतः दक्षिण भारत में जो होती है ना, नहर और जो तालाब होती है उससे सिंचाई किया जाता है, ठीक है। अगला है कि माही सुगंधा, ये माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, तो माही सुगंधा तो बहुत फेमस है, सुगंधा ये धान का फसल है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पूसा एक धान का ही किस्म आता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। कतरनी भी आता है इसका। चलिए आगे, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है, तो देखिए भारत का पहला ई वेस्ट यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है ना उसके लिए इको पार्क कहाँ बनाया गया है, तो यह नई दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया गया है और इसको पुनर्चक्रण करके अब पुनर्निर्माण सुरक्षित वैज्ञानिक तरीके से इसको किया जाएगा, ठीक है, यानी फिर से इसका चक्रण किया जाएगा, फिर नया बनाया जाएगा। अगले एक निम्नलिखित में से कौन नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो देखिए अरब सागर का मतलब हुआ कि भारत कैसे मत देखते तो इधर अरब सागर होती है, पश्चिम में, पूरब में होती है बंगाल की खाड़ी, तो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो देखिए गंगवैली, भरतपुझा, पेरियार ये तीनों गिरती है। देखिए पेरियार और भरतपुझा जो है केरल की नदियां है, ठीक है, केरल की नदियां है। यह गंगवली जो है यह आपका यह इसका लिखता है गंगावेली भी, ठीक है, तो यह कर्नाटक की नदी है। लेकिन बेगई जो है ना यह तमिलनाडु में बहती है और यह पूरब की ओर गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो बेगई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह तमिलनाडु में बहती है। वही भरतपुझा केरल की सबसे बड़ी नदी भी है। अगले की भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है, यानी भारतीय
भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड में है, इसके अलावा बिहार में भी कुछ भाग आता है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसका भाग है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार का भारत का रूर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है, भारत का रूर। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है? तो देखिए मेकांग नदी जो ना हमारे भारत के जो उत्तर मतलब देखा जाए दक्षिण पूर्व वाले जितने देश है उधर बहती है, सटा हुआ है। तो मुख्यतः यह मेकांग नदी जो होती है चीन से भी बहती है, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार से बहती है, म्यांमार भी आ जाता है। फिर म्यांमार के बाद में आप देख लीजिएगा कि लाहौस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती है, ठीक है। मलेशिया आपका जो हमारा सिंगापुर ना है वहां पे चला जाता है, इसके पहले ही यह मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखना है यह चीन सागर में मिल जाती है, दक्षिणी चीन सागर में, अब मलेशिया बाद में पड़ता है। तो ये चीन में बहती है, म्यांमार में बहती है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है, थाईलैंड में बहती है, ठीक। अगला है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है और यह चित्रकला के लिए शैलकृत चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध गुफा है, ठीक। ये प्राग ऐतिहासिक चित्रकला है। महायान किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध की जब 483 ईसा में मृत्यु हो गई थी, तो इनके मृत्यु के बाद पहला बार इसका बौद्ध सम्मेलन हुआ अजात शत्रु के कार्यकाल में। इसी में जब बौद्ध संगीति हुआ तो क्या हुआ कि बौद्ध संगीति में जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है ना, एक बौद्ध संगीति, दो बौद्ध संगीति, 3, 4, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या होता है कि यह 2 शाखाएं में बढ़ जाती है, महायान और हीनयान में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध होती है वह महायान शाखा होती है। अभी भी आप देखिएगा ना तो महायान शाखा ही बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किससे समकालीन नहीं थे? तो देखिए अमीर इसमें देखिएगा पहला तो एक आता है बलबन, फिर उसके बाद आता है कैकुबाल, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी 3 हो गया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 4, इसके बाद मुबारक शाह 5, गयासुद्दीन तुगलक 6 और मोहम्मद बिन तुगलक 7, ठीक है। तो याद रखना है अमीर खुसरो आता है, इनके जो शिष्य होंगे ना वो 8 का 7 शासकों का, ठीक है, अमीर खुसरो। अगले हमारा कि निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे एक और याद रखिएगा कि अमीर खुसरो का जब कार्यकाल शुरू हुआ था ना तो इल्तुतमिश के कार्यकाल के बाद इनका जन्म हुआ, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन संभाला ना यानी कार्यकाल संभाला तब इनकी उसी वर्ष मृत्यु भी हो गई, ठीक है। तो मुख्यतः 7 शासकों का कार्यकाल देखे थे, ठीक है। अगला है इनके जो शिष्य आते हैं ना वह 8 शासकों का कार्यकाल देखेंगे। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि इन्होंने 300 नई शहरों का निर्माण भी करवाया था। अगला है कि ब्रिटिश सेना डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए युद्ध के से ही डच का कार्यकाल भारत से पूर्णतः समाप्त हो गया। 2 युद्ध हो गया, एक तो बेदरा एक वांडीवास, ठीक है। तब बेदरा के युद्ध के बाद डच का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और वांडीवास के युद्ध के बाद जो आपका फ्रांसीसी का कार्यकाल समाप्त कर देता है, यानी भारत में समझिए कि मिटा ही देता है अंग्रेज। तब बेदरा का युद्ध 1759 में, वहीं वांडीवास पूछे तो 1760 में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं नवाब अब्दुल लतीफ खान, नवाब अब्दुल लतीफ खान, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला हमारा कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? यानी स्वच्छता जो है वह स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने, ठीक है। इन्हीं के मतलब 150वां जन्म दिवस के अवसर पर महात्मा जो नरेंद्र मोदी है इन्होंने अभी हाल ही में 2019 में भारत को स्वच्छता मुक्त घोषित किया था, लेकिन हालांकि अभी तो स्वच्छ भारत है नहीं। तो देखिए स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी ने ही कहा था। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो कैनिंग के समय हुआ था, ठीक है। कैनिंग का कार्यकाल होती है 1856 से लेकर 1862 तक, ठीक है, 1862 तक। और 1860 ईस्वी में पहली बार भारत में बजट आया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय।
अब आगे चलते हैं, अगला हमारा है ईओ विल्सन। इनका नाम होता है विल्सन, अर्थशास्त्री विल्सन थे। इन्हीं के द्वारा बजट पहली बार भारत में पेश हुआ था। महलवारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो देखिए 3 व्यवस्था हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं। एक तो हमारा होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है जो बंगाल, हम लोग के मतलब बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में लगा था अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद होती है महलवारी, उसके बाद में होती है रैयतवारी। तो देखिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ था आपका अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस के समय में आया था, और महलवारी बंदोबस्त पूछ रहा है तो हॉल्ट मैकेंजी। और एक आता है रैयतवारी, मुनरो के समय आया था, ठीक है, टॉमस मुनरो उस समय थे रैयतवारी। तो यह आया था महलवारी हॉल्ट मैकेंजी के समय 1819 ईस्वी में, ठीक है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब यानी पश्चिमी क्षेत्र में लागू हुआ था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अरविंद घोष जी के द्वारा, ठीक है। अरविंद घोष जी के द्वारा 1907 ईस्वी में वंदे मातरम, जब अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक की एक श्रृंखला थी जिसमें वर्ष 1907 में वंदे मातरम प्रकाशित की गई थी। आप जानते होंगे कि वंदे मातरम बंगाल विभाजन के समय बहुत ही फेमस गीत बना था। अगला है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ये होती है ऑडियोमीटर, ठीक है। क्या होती है? ऑडियोमीटर होती है तीव्रता जिससे मापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम न्यूटन ने ही दिया था। न्यूटन के 3 नियम भी आता है, ठीक। अगला है कि जब श्वेत प्रकाश फिल्म से होकर गुजरती है तो कौन सा सबसे कम विचलित होती है? तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा विचलित जो होती है, इसका क्रम होती है VIBGYOR, ठीक है, GYOR। पूछता है कि बीच में कौन सा कलर होती है? तो ग्रीन की प्रमुखता भी होती है, ठीक है। और सबसे ऊपर होती है विवगियोर होती है, मतलब इसका पूरा वायलेट होती है ऊपर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे याद रखना है कि सबसे कम विचलित कौन होती है? तो सबसे कम लाल होती है दोस्तों, और सबसे ज्यादा विचलित होती है बैगनी, ठीक है, सॉरी नील, जो हमारा होती है सबसे ज्यादा होती है लाल और सबसे कम होती है बैगनी, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कहा जाता है कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैगनी का कम होता है। निम्न से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बोल है कि रसायन को विद्युत में, यानी रसायन जिसमें डाला जाता होगा वही ना विद्युत में बदलेगा। तो बैटरी में रसायन होता है। वही डायनेमो पूछता है तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी मशीन चलता है या तब विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? यानी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। वही पृथ्वी पर पूछे तो ऑक्सीजन, ठीक है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। अगला है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों का हाइड्रोजन कहा जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन जो कहा जाता है वह वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है। हाइड्रोजन ग्रुप वर्ग 17, 18 वर्ग के तत्वों को हम लोग निष्क्रिय धातु कहते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम लोग जीरो इनर्ट गैस भी कहा जाता है, ठीक है। 18 को इनर्ट गैस यानी नोबेल गैस चाहे निष्क्रिय गैस, वर्ग 17 के हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन में होता नहीं है क्लोरीन, हाइड्रोजन में आप जानते होंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होती है वह हाइड्रोजन में आती है, जिससे हम लोग मतलब देखते होंगे कि फ्लोरीन जो होती है सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? यानी पूछ रहा है कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये स्पेन के मैड्रिड में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। इसकी अध्यक्षता कौन है? अब मतलब इसकी महासचिव कौन है? तो उनका नाम है जेंस स्टोलटेनबर्ग, ठीक है, जेंस स्टोलटेनबर्ग। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि नाटो अभी हाल ही में रूस यूक्रेन के युद्ध के समय बहुत फेमस हुआ था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 30 सदस्य है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो जो पॉलीमर नहीं है वह कैप्रोलैक्टन है, याद रखिएगा, कैप्रोलैक्टन पॉलीमर नहीं है, ठीक है। अगला हमारे निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? ठीक है, तो इसमें जो होती है वह वाइटर होती है, ठीक है, यानी वाइस्टर जो होती है वह होती है निस्यंदक भोजी, ठीक है।
अगले कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये तो बहुत पूछता है। तो मेलेनिन, मेलेनिन के कारण ही मानव त्वचा का रंग का निर्धारण होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो देखिए रक्त समूह का खोज पूछ रहा है, तो रक्त समूह के खोज जो किए थे वो किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, रक्त समूह के खोज जैसे कि ए बी ओ, उसकी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर। वही पूछता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की यानी जो प्रभावित होती है उसका, तो विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे। लैंडस्टीनर 1900 में, सन 1900 में इन्होंने रक्त समूह की खोज किया था। अगले हमारा कि जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो यह जीवाणु का पूछ रहा है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों, याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होती है जीवाणुओं का। ठीक है, वही जो हम लोग पौधे उधे देखते हैं तो उसमें बना होती है सेलुलोज का। ठीक है, और मतलब ये हमेशा पूछता है, ये हम लोग को याद कर लीजिएगा कि पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है इससे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, अगले है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक, और पौधों के हमने देख लिया सेलुलोज की। अगला है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होती है? यानी त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाई जाती है? तो उभयचर एवं सरीसृप में, उभयचर में आप देखते होंगे कि मेढक का क्या होता है, मेढक का 3 होते हैं हृदय। ठीक है, मगरमच्छ का 4 होता है, याद रखना है। तो इसमें मुख्यतः जो होती है मगरमच्छ को छोड़कर सरीसृप में जो होती है, और उभयचर में मतलब मगरमच्छ का 4 होती है, बाकी सबको छोड़कर उसमें 3 होती है। मछली में दोस्तों 2 होती है। ठीक है, याद रखिए। पक्षी एवं स्तनधारियों के दिल में जो पक्षी होती है ना, जो हम लोग है मैमल्स, उसमें 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। अगला है कि थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यानी थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो थ्रोम्बिन जो होती है ना, यानी खून को जमने में मदद करती है। ठीक है, और थ्रोम्बिन जो होती है वह रक्त के, देखिए रक्त के मानव शरीर के अंदर पूछता है कि किसके कारण रक्त नहीं जमता है? तो हीपैरिन। अब बाहर रक्त किसके कारण जमता है? तो यह होती है फाइब्रिनोजोन। यानी थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजोन को फाइब्रिन में परिवर्तित करके यह रक्त को बाहर थक्का बनाता है। अगला एक ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? यानी बोल रहा है कि ऑक्सीजन को खून में किसके द्वारा लाया जाता है? तो देखिए आरबीसी जिसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम भी होते हैं अलग, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, याद रखना है एरिथ्रोसाइट। आगे चलते हैं, आमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं? यानी आमाशय में कौन सा एंजाइम होती है जो प्रोटीन को पचाता है? तो होती है पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है आमाशय, जिसको हम लोग उदर भी कहते हैं, यानी एस्टोमक, पेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत पूछ रहा है? तो देखिए इसमें गलत कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पहला देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक चुंबक उत्तरी एवं दक्षिणी 2 ध्रुव होती है, बिल्कुल सही है। पर चुंबक को गर्म करने, छोट करने, ऊंचाई से गिराने पर चुंबक तो खो देता है, बिल्कुल सही है। पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, बिल्कुल सही है। अलग है कि कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, तो देखिए बनाए जाते हैं, यह गलत है। कृत्रिम चुंबक अनेक आकार के बनाए जा सकते हैं, चाहेंगे तो कैसे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी है, बाकी सभी सही है। शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो 70% कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। वही एक क्वेश्चन हमने इससे पीछे देखा था कि अगर आदमी भूखा रहे तो किसका यूज करता है? तो वसा का यूज करता है। ठीक है, यानी आदमी ज्यादा दिन तक भूखा रहे, पानी उनी ना पिए, तो बॉडी में जो वसा होती है ना उसी के यूज किया जाता है। अगला कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? यानी किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है? क्वेश्चन ए है। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगले कि लिटमस विलियम जब न तो अम्लीय होती है और न ही क्षारीय होती है तो वह किस रंग का होती है? तो वह बैंगनी रंग का होती है। ठीक है, यानी लिटमस विलियम बैंगनी रंग का होता है।
निम्नलिखित में कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? मानव शरीर में कौन परिसंचरण तंत्र में भाग नहीं लेता है? तो देखिए रक्त तो बिल्कुल सही है, हृदय भी सही है, रक्त वाहिकाएं भी है यानी जो वेन होती है वो भी है, वृक्क नहीं है, वृक्क में यानी किडनी में परिसंचरण तंत्र में यह भाग नहीं लेती है। ठीक है, इसमें मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का यह हिस्सा है, परिसंचरण तंत्र का यह हिस्सा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले कि किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो देखिए अवसर लागत का सिद्धांत ग्राटफील्ड हैबर्लर ने दिया था। ठीक है, यानी हैबर्लर ने इन्होंने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। ठीक, आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी होती है, यानी शहर में ज्यादा लोग शिक्षित होते हैं और उन लोग को काम नहीं मिलता है। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक समिति का गठन किया है? हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी पैसा बढ़ा दिया गया है गेहूं पर और अन्य फसलों पर। तो याद रखिएगा यह जुलाई में पूछ रहा है, तो जुलाई में संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में इसको बढ़ाया गया था। अगले निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए लौह अयस्क का जो उत्पादन सर्वाधिक होती है वो उड़ीसा में होती है। ठीक है, यानी उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है। अगले कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, यानी उदारीकरण 1991 में आया था और यह मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। अगले कि निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो देखिए संसद के निम्न सदन के सदस्य जो होती है वह प्राक्कलन समिति में होती है, यानी लोकसभा के 30 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, इसमें अन्य कोई सदस्य नहीं होती है। वही लोक लेखा में दोनों होती है, लोक उपकरण में भी दोनों होती है, यानी राज्यसभा लोकसभा का दोनों। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इतना बार पूछा गया कि याद ही होगा पीएन भगवती, यानी पीआईएल जब आया था ना तो उस समय पीएन भगवती इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो देखिए 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कल हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ा था, आज न्याय पूछ दिया। तो इसमें 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो नहीं है। अगले है हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 54 नंबर के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी गलत कथन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए क्या है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। अगला है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है। अगला बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव की राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होती है। अगला है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए ए सही है, बी सही है। ठीक है, और सी जो बोल रहा है, देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। जब दोनों मत बराबर हो जाएगा ना तभी मतदान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगला है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है, वहां पे जितने लोग होंगे वह मतलब सभी सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तब इनको हटाया जाएगा। ठीक है, यानी विशेष बहुमत नहीं होती है। अगला है हमारा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, बिल्कुल सही है, मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला है कि अनुच्छेद 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? देखिए अब तक 105 संविधान संशोधन आ गए हैं। ठीक है, तो जो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वह आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। आर्थिक आरक्षण में जो था यह ईडब्ल्यूएस थे ना, इन लोगों को 10% आरक्षण का जिक्र किया गया था। अभी 104वां आया था कुछ दिन पहले, तो 104वां में जो हम लोग का मतलब ओबीसी के लोगों के लिए जो सीट का मतलब लिस्ट था उसमें बताया गया था। साथ में जो एंग्लो इंडियन थे उनको मतलब लोकसभा में एंग्लो इंडियन की समाप्ति कर दी गई। अगला एक नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 37 में, याद रखना है। यानी नीति निदेशक न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक
एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, यानी किसमें भारतीय गारंटी नहीं दी गई है, तो ये होगा संपत्ति रखने, खरीदने एवं बेचने की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की गारंटी नहीं है। आप संपत्ति खरीदिए रखिए, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता मतलब ये जो देखिए कहने का मतलब है कि जो संपत्ति का अधिकार था ना, वह अब कानूनी अधिकार बन गया था ना। अनुच्छेद 44 संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आया है, अनुच्छेद 300 क में इसको रख दिया गया, इसलिए इस पर भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है। इसके अनुसार पूरे देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तो है ही, अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्ण बिना हथियार ये भी है, किसी व्यापार एवं व्यवसाय ये भी है। अगले कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यानी प्रथम विधि अधिकारी पूछ रहा है तो महान्यायवादी होती है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का यह वकील भी होते हैं, यानी भारत सरकार किसी प्रकार का केस लड़ता है ना तो यही वकालत करेंगे। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था, तो स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन जी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। अगले की शक्तियों के वितरण की सूचियों कौन सी अनुसूची में संबंधित है, यानी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है, तो यह 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, इसमें 3 शक्ति है, संघ सूची, समर्थित सूची और राज्य सूची, ठीक है। पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका था इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, सॉरी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट था, फ्यूचर नहीं है, ठीक है। इसका है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इससे पहले रिस्टोर आवर अर्थ था 2021 में, लेकिन अभी रखा गया है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी प्लैनेट को हम लोग को सुरक्षित रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है राजगीर में, ठीक है, यानी विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो यह दुबई में है, ठीक है। बहुत पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में, यानी आईसीसी की, और यह इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। अगला है कि बीम स्टेक के कितने सदस्य देश है, यानी बीम स्टेक में कितने सदस्य देश है, तो 7 सदस्य देश है। बीम स्टेक में जो होता है दोस्तों, इसमें आपका चीन इसमें शामिल नहीं होता है, याद रखिएगा, चीन इसमें शामिल नहीं होते हैं। और बीम स्टेक की अध्यक्षता हाल ही में अभी श्रीलंका के द्वारा किया गया था। इसमें मुख्यतः बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल है, ठीक है। अगला है हमारा म्यांमार नहीं, इसमें पाकिस्तान है, ठीक है। देखिए बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान है। देखिए इसमें 2 नहीं शामिल होता है, म्यांमार और चीन बीम स्टेक में शामिल नहीं होता है। अगला है कि देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस यानी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहले भारतीय बने। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था तमिलनाडु में, यानी देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में अभी हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो पहला खिलाड़ी यह बने थे भारत रत्न से सचिन तेंदुलकर। इनको 2013 में घोषणा हुआ था और 2014 में इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। अगले कि निम्न में से कौन अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी पुस्तक एवं पत्रिकाएं है, यानी अबुल कलाम आजाद द्वारा कौन सी पत्रिका लिखी गई थी, तो देखिए अल हिलाल और इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये तो 2 महत्वपूर्ण है। दोनों अगर पता है तो ये भी होगा ताजकीरा, क्योंकि बीपीएससी की तरह तो ऑप्शन है नहीं, चाहे कूट में ऑप्शन है नहीं, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, यानी ताजकीरा भी होगा, अल हिलाल भी होगा, इंडिया मीन्स फ्रीडम भी होगा। अगला कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, ठीक है। रैंड होती है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, और जो मतलब ये लीरा, पाउंड, देखिए बहुत सारे देशों की मुद्रा, इसमें पिछला बार भी देखे हम कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, तो याद रखना पड़ेगा। लीरा जो होती है तुर्की की होती है। और अगला है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और 5 जून को 2022 में जो थीम है ना वो याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी। यानी पर्यावरण दिवस, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी को हम लोग बचाने की कोशिश करें, ठीक है। यानी पर्यावरण रहेगा तभी तो पृथ्वी बचेगी, इसलिए इसका थीम था ओनली वन अर्थ। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।